नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर भड़के राकेश टिकैत। बोले, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकारें हिल जाती हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। हरियाणा में हुआ बड़ा ऐलान, जिसके बाद हरियाणा में गिर सकती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हुगली में जहां हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की रैली, टीएमसी ने वहां कराया शुद्धिकरण। दोस्तों, बंगाल चुनाव में भी सियासी पारा इस वक्त आसमान पर है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से बड़ा नुकसान भाजपा को बंगाल के चुनाव में भी होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर भड़के राकेश टिकैत। बोले, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकारें हिल जाती हैं। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर केंद्र के खिलाफ किसानों का आंदोलन 3 महीने से जारी है। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान अभी भी हल्ला बोल कर रहे हैं। इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान को लेकर किसान संगठन भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा था कि केंद्र नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल भीड़ इकट्ठी कर लेने से कानून वापस नहीं हो जाते। कृषि मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब लोग जमा होते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। राकेश टिकैत ने केंद्र को चेताया कि अगर 3 नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो सरकार का सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लंबा खिंच सकता है। टिकैत ने किसानों से लुटेरे को सरदार को दिल्ली से बाहर करने की अपील की। टिकैत ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि वह लुटेरों का अंतिम बादशाह है, उसे दिल्ली से बाहर किया जाना चाहिए। उधर तोमर के बयान पर आपत्ति जताते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहकर किसानों का अपमान किया है कि केवल भीड़ इकट्ठी करने से 3 कृषि कानून वापस नहीं हो जाएंगे। मोर्चा ने एक बयान जारी करके कहा कि वर्तमान के प्रदर्शन गहरी अप्रसन्नता और गुस्से का नतीजा है, जिसे किसानों के दिमाग में सरकार ने ही पनपने दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी महज भीड़ नहीं है, वे हमारे अन्नदाता हैं, सरकार में शामिल लोगों सहित उन सभी का शुक्रिया जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा का ऐलान। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा की मौजूदा बीजेपी जेजेपी सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है और कांग्रेस उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को समर्थन देने वाले कई विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और समर्थन वापसी कर चुके हैं। ऐसे में इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में हुड्डा ने कहा कि हरियाणा एक तरफ जहां सर्वाधिक बेरोजगारी के शिकार प्रदेश में शामिल है, वहीं अब कोरोना की त्रासदी के बाद महंगाई की मार से बेहाल है। हरियाणा कभी सबसे सस्ते पेट्रोल डीजल के लिए जाना जाता था, पर आज हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस सरकार के समय के मुकाबले लगभग 2 गुना वैट लगाकर बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार अपना खजाना भर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में हरियाणा में डीजल पर 9.2% वैट था, लेकिन आज तकरीबन 18% टैक्स सरकार वसूल रही है। यही हाल पेट्रोल के हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ाने की नीति पर काम कर रही है। यह बात हुड्डा ने चंडीगढ़ में कही। उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को जल्द आंदोलन का समाधान निकालना चाहिए। सरकार को अपनी तरफ से 2 कदम आगे बढ़ाते हुए किसानों से बात करते हुए और उनकी मांगें माननी चाहिए। हुड्डा ने कहा कि राजस्व हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने में लगी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हुगली में जहां हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की रैली, टीएमसी ने वहां कराया शुद्धिकरण। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में होने में भले ही अभी कुछ महीने का वक्त बचा है, लेकिन राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो चुका है। एक तरफ जहां एक दूसरे पर निशाना साधकर हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग तरीके से एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप भी किए जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को हुगली जिले में जिस जगह पर रैली करने के लिए पहुंचे थे, एक दिन बाद राज्य की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने वहां पर शुद्धिकरण कराया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को हुगली के चिंसुरा इलाके में रैली की थी। तृणमूल कांग्रेस ने वहां पर शुद्धिकरण किया और पौधे भी लगाए हैं। टीएमसी का कहना है कि पीएम के हेलीकॉप्टर को लैंड कराने के लिए कुछ पेड़ काटे गए थे, इसलिए पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को हुगली जिले चिंसुरा में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का बड़ा आरोप, रेलवे का निजीकरण करना चाहती है सरकार, इस कदम से लाखों गरीब लोगों के लिए एक खतरा। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोलते हुए कहा कि सरकार का इरादा रेलवे का निजीकरण करना है। इससे उन लाखों गरीब लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया है जो ट्रेनों में यात्रा करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि रेलवे हमारे देश का एक मूलभूत हिस्सा है। रेलवे एक व्यक्ति का नहीं, पूरे देश की है। यह लाखों लोगों को सस्ते में यात्रा करने की अनुमति देती है। मैंने पिछले बजट पर गौर किया तो पाया कि सरकार इस भारतीय संपत्ति का निजीकरण
करने पर आमदा है। रेलवे का निजीकरण लाखों के लिए खतरा। मल्लापुरम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि रेलवे का निजीकरण उन लाखों लोगों के लिए खतरा है जो सफर के लिए ट्रेनों का उपयोग करते हैं। सरकार की मंशा उन लाखों कर्मचारियों के लिए भी एक समस्या पैदा करने वाली है जो रेलवे में काम करते हैं। मल्लापुरम में राहुल गांधी ने 2 बच्चियों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं। इनमें से एक बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है तो दूसरी पुलिस सेवा में जाना चाहती है। यह पुलिस सेवा में जाकर गरीबों की रक्षा करना चाहती है। वायनाड में ट्रैक्टर रैली निकाली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को वायनाड में किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली। केंद्र की राजग सरकार पर हमलावर राहुल ने कहा कि कृषि ही एकमात्र व्यवसाय है जो भारत माता से जुड़ा है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करने का आग्रह भी किया। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड की 2 दिन की यात्रा पर हैं। केरल में इसी साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। राहुल ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ने मनरेगा का मजाक उड़ाया था। बाद में उसी योजना को उन्हें लागू करना पड़ा क्योंकि यूपीए सरकार द्वारा लाई गई यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने का सबसे बड़ा जरिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या निषादों के जरिए 2022 के चुनाव में कांग्रेस की नैया होगी पार? प्रियंका गांधी ने किया यह बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस इन दिनों युद्ध स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने के साथ अपने पक्ष में माहौल बनाती नजर आ रही है। एक और केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का खुला विरोध और किसानों का खुला समर्थन कर जहां कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ किसान पंचायतें कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उसकी निगाहें पूर्वांचल पर भी टिकी हैं। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब पश्चिमी यूपी के साथ ही पूर्वांचल के निषादों को भी साधने की कवायद में जुट गई है। यही वजह है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पुलिस ज्यादती के शिकार हुए प्रयागराज के बसवार गांव के नाविकों को संयुक्त रूप से 10 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। साथ ही निषादों के लिए जल्द ही नदी अधिकार यात्रा भी निकाले जाने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने बालू खनन के लिए निषादराज कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन की मांग भी की है। दरअसल 11 फरवरी को कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के अरेल घाट में संगम में स्नान किया था। उन्हें संगम तक पहुंचाने वाले निषाद समाज के नाविक ने उनसे पुलिस जाति की बात बताकर बसवार आने का निमंत्रण दिया था। 21 फरवरी को प्रियंका गांधी खुद बसवार पहुंचकर पीड़ित निषाद समाज के लोगों से मुलाकात की थी। आज मंगलवार को प्रियंका गांधी ने निषाद समाज के समर्थन में ट्वीट कर उन्हें आर्थिक मदद के साथ ही नदी अधिकार यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। प्रियंका गांधी ने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि नदी के असली दावेदार एवं रक्षक निषाद समुदाय के लोग हैं। बसवार प्रयागराज में यूपी पुलिस के उत्पीड़न के विरुद्ध और निषाद समाज के अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी जिन निषाद परिवारों की नाव तोड़ी गई है सबको संयुक्त रूप से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। कांग्रेस जन निषाद समुदाय के अधिकारों के लिए नदी अधिकार यात्रा निकालेंगे। नदी के संसाधनों पर प्राथमिक हक निषादों का हो, इस विचार के साथ बालू खनन के लिए निषादराज कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन की मांग करते हैं। सरकार बालू माफिया और बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा किए जा रहे अवैध खनन की जांच करे एवं श्वेत पत्र जारी कर बताए कि कहां पर किन किन नदियों में खनन किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनता की मेहनत की कमाई लूट रही है केंद्र सरकार। पायलट। जी हां दोस्तों, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह जनता की मेहनत की कमाई लूट रही है। पायलट ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल व घरेलू गैस के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि कर जनता की मेहनत की कमाई लूट रही है। उन्होंने लिखा, संपर्क सरकार के कार्यकाल में महंगाई के नाम पर खोखला व अनर्गल शोर मचाने वाले भाजपा नेताओं ने इस बेलगाम महंगाई पर मौन साध लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जाटों को समझाने में लगी बीजेपी पर झेलना पड़ रहा विरोध। टिकैत के गांव में भी अड़े किसान भाजपाइयों को घुसने न देंगे, कानून वापसी पर ही करे बात। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत द्वारा बीजेपी नेताओं के बहिष्कार करने के ऐलान के दूसरे ही दिन बीजेपी सांसद, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, विधायक उमेश मलिक और कई अन्य नेताओं ने शामली के लिसाड़ गांव का दौरा कर जाट मतदाताओं को साधने का प्रयास किया। हालांकि कृषि कानूनों से नाराज लोगों ने मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान और बुल्ढाना के विधायक उमेश मलिक का जमकर विरोध किया। गांव के लोगों ने किसान एकता जिंदाबाद और बालियान मुर्दाबाद के नारे लगाए। रविवार को जिस लिसाड़ गांव बीजेपी के नेता पहुंचे थे वो खाप पंचायत नेता बाबा हरिकृष्ण का गांव है, जिनका उस क्षेत्र में मजबूत पकड़ा माना जाता रहा है। बातचीत में हरिकृष्ण ने कहा कि समुदाय से अलग जाकर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमने बालियान और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी को बता दिया है
कि केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून रद्द कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने उन्हें पिछले सीजन में गन्ना किसानों के बकाये भुगतान अब तक नहीं होने की बात भी बता दी है। हालांकि बीजेपी नेता संजीव बालियान ने गांव में बहिष्कार होने की बात से इनकार करते हुए कहा है कि हमने लोगों को आश्वासन दिया है कि हम उनकी शिकायतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी इस क्षेत्र में अपने जाट मतदाताओं को जिला पंचायत चुनाव से पहले साथ लाना चाहती है। पिछले चुनाव में इस क्षेत्र में 26 में से 25 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। बताते चलें कि हाल ही के दिनों में पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कई किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने भी लगभग 1 दर्जन से अधिक महापंचायतों में हिस्सा लिया है। प्रियंका गांधी ने भी किसान महापंचायत को संबोधित किया था। आने वाले 28 फरवरी को मेरठ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी एक महापंचायत को संबोधित करने वाले हैं। 15 फरवरी को बीजेपी नेता अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के जाट नेताओं के साथ एक बैठक की थी, जिसके बाद जयंत चौधरी ने कहा था कि बीजेपी की तरफ से किसानों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बड़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, पेट्रोलियम पदार्थों की दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके कारण पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बड़ा इजाफा हुआ है। इसके खिलाफ प्रदेश कांग्रेस लगातार 2 दिनों से जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार दोनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पार्टी के निर्देशानुसार आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सभी जिला कांग्रेस कमेटियों ने पेट्रोल, डीजल की प्रतिदिन बढ़ती कीमतों, गैस सिलेंडर की बड़ी दरों के कारण बढ़ती महंगाई पर प्रदर्शन किया। वहीं केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे, गैस सिलेंडर, सरकार विरोधी नारे लिखी तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन करते कीमतें वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पदाधिकारी, अग्रिम संगठनों, सेल एवं विभागों के कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्रीय लोगों ने भी अपना रोष प्रकट किया। आज लगातार 10वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की दरों में वृद्धि जारी रही। दिल्ली में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा की केंद्र सरकार और दिल्ली की अरविंद सरकार दोनों बराबर की जिम्मेदारी है, क्योंकि दोनों ही सरकारें पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट को कम करके जनता को राहत देने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आजादी के बाद 70 वर्षों में पहली बार हुआ है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें भारी गिरावट के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। 2 महीने में गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दामों में 175 रुपए की वृद्धि हुई है। आज बढ़ती महंगाई से झुग्गी झोपड़ी, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, प्रतिदिन कमाकर खाने वाले सहित प्रत्येक घर रसोई प्रभावित हुई है। करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव, सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार विधानमंडल में आज विपक्ष ने बढ़ती महंगाई, जहरीली नारेबाजी एवं बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक मामले में जमकर हंगामा किया। वहीं किसान आंदोलन के समर्थन और महंगाई के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और ट्रैक्टर से मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचे, लेकिन तेजस्वी के ट्रैक्टर को विधानसभा परिसर में अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दी। विधानसभा सीट पर सुरक्षा कर्मियों ने ट्रैक्टर को रोक दिया। ट्रैक्टर वापस जाने के बाद तेजस्वी अपनी गाड़ी में बैठकर विधानसभा गेट से अंदर सदन तक पहुंचे। हालांकि तेजस्वी यादव का ट्रैक्टर रोके जाने के दौरान राजद के नेताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। काफी देर तक चली इस नोकझोंक के बाद तेजस्वी ट्रैक्टर से उतरकर अपनी गाड़ी से विधानसभा गेट से अंदर पहुंचे। इसके बाद तेजस्वी ने राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर हमला बोलते हुए बिहार मैट्रिक परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया में वायरल हो रहे प्रश्न पत्र को लेकर नीतीश कुमार को अज्ञानी बताया। नीतीश कुमार पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। विधानसभा के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत दौरान तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार को व्हाट्सएप के ABCD के बारे में भी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था है कि शिक्षा मंत्री को ज्ञात ही नहीं हो पाता है कि पेपर लीक हो गया है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर परीक्षा से पहले पेपर कैसे लीक हो जाता है। कभी सरकार यह जानने की कोशिश नहीं करती कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है। पेपर लीक मामले में जांच की मांग। उन्होंने कहा कि हमने सरकार के लोगों को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञात करवाया है कि सारे पेपर का कोड होता है तो इसकी जांच होनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ प्रश्न पत्र पेपर इन लीक नहीं होता, बल्कि पूरे आंसर भी लीक हो जाते हैं। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। जो बच्चे तेज हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार पत्रकारों पर केस कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट को बड़ा आदेश, 20 साल जेल में बंद अपराधी को किया रिहा, सरकार पर तल्ख टिप्पणी। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 साल जेल में बिता चुके एक अपराधी को निर्दोष करार दिया है। अदालत ने उसकी रिहाई का आदेश देकर सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे कैदियों की 14 साल बाद रिहाई पर विचार न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हाईकोर्ट ने सरकार को 14 साल से जेल में बंद कैदियों की रिहाई कानून पर अमल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा ऐसी अपीलों की सुनवाई के कदम उठाए जाएं
जस्टिस डॉक्टर JK ठाकुर और जस्टिस गौतम चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने यह आदेश ललितपुर के विष्णु की जेल अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। गौरतलब है कि 16 वर्षीय विष्णु पर 16 सितंबर 2000 को रेप का आरोप लगा था। विष्णु ने घर से खेत जा रही अनुसूचित जाति की महिला को झाड़ी में खींचकर उसके साथ रेप किया था। सीओ ने मामले की विवेचना की और चार्जशीट दाखिल की। जिला कोर्ट ने रेप के मामले में उसे 10 साल व SC/ST एक्ट के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपी विष्णु साल 2000 से ही जेल में बंद है। इस मामले में जेल अपील डिटेक्टिव दाखिल की गई। 20 साल जेल में बंद होने के आधार पर शीघ्र सुनवाई की अर्जी पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने देखा कि रेप का आरोप साबित ही नहीं हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट में जबरदस्ती करने के कोई सबूत नहीं थे। पीड़िता 5 माह से गर्भवती थी। ऐसे कोई निशान नहीं थे जिससे यह कहा जाए कि जबरदस्ती की गई। रिपोर्ट भी पति व ससुर ने घटना के 3 दिन बाद लिखाई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने मनरेगा को लेकर मोदी सरकार पर कसा तंज, ट्रैक्टर रैली में लेंगे हिस्सा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2 दिवसीय दौरे पर केरल पहुंचे हैं। उन्होंने आज अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा पीएम मोदी और उनकी सरकार ने मनरेगा योजना का हमेशा से मजाक उड़ाया और कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से भारतीयों को अपमान होता है। लेकिन वही पीएम मोदी ने कोरोना काल में मनरेगा योजना की तारीफ करते हुए उसकी राशि को बढ़ाया। इससे उनकी दोहरी मानसिकता का अच्छी तरह से पता चलता है। वो ये भूल गए हैं कि जनता सब समझ रही है। मालूम हो कि राहुल गांधी आज यहां ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेंगे। बता दें कि रविवार को राहुल गांधी कालीकट एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मालूम हो कि राहुल गांधी इससे पहले जनवरी में भी 2 दिवसीय दौरे पर केरल गए थे। राहुल गांधी का ये दौरा आगामी विधानसभा चुनावों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। 140 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए अभी से ही कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता एड़ी चोट का दम लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे के बीच किसानों की ट्रैक्टर रैली की पिट्टा से मुत्तिल बस स्टॉप तक निकाली जाएगी और उसके बाद राहुल गांधी वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी मंगलवार को भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी और उनकी सरकार पर ट्विटर के जरिए धावा बोलते आ रहे हैं। किसान आंदोलन हो या बजट, महंगाई हो या फिर लद्दाख की समस्या, राहुल लगातार मोदी सरकार को सवाल दाग रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ट्वीट पर एक जानकारी का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा था कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, सरकार घोर लापरवाही और अति आत्मविश्वास की शिकार है। दरअसल राहुल ने ये तंज देश में 4 लोगों में दक्षिण अफ्रीकी कोरोना स्ट्रेन पाए जाने के बाद कसा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले राहुल गांधी, जनता की जेब खाली कर मित्रों को देने का महान काम मुफ्त में कर रही मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, देश में लगातार ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार जनता की जेब खाली करने और उसे दोस्तों को मुफ्त में देने का बड़ा काम कर रही है। पेट्रोल पंप पर कार में तेल भरते समय जब आप तेजी से बढ़ते मीटर को देखते हैं तो याद रखना चाहिए कि कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन इसमें कमी आई है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर है। कांग्रेस नेता ने यह बातें ट्वीट के जरिए कही है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। इससे पहले रविवार को कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था कि वे हर नागरिक की पीड़ा को समझे और उन्हें बढ़ने ईंधन संकट और गैस की कीमतों के बारे में बताएं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को बताया कि ईंधन की कीमत बढ़ने के पीछे 2 कारण बताए हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने ईंधन का उत्पादन कम किया और दूसरा, और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए विनिर्माण देश कम ईंधन का उत्पादन कर रहे हैं। इससे परेशानियां बढ़ गई हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम थे तो मनमोहन सिंह को देते थे सलाह, अब अपनी ही बात क्यों नहीं मानते? राकेश टिकैत ने पीएम मोदी पर यूं कसा तंज। जी हां दोस्तों, राकेश टिकैत किसान आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते और एमएसपी पर कानून नहीं बनता, वो घर नहीं लौटेंगे। आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में रेल रोको आंदोलन भी किया गया। राकेश टिकैत मीडिया का महत्व भी बखूबी समझते हैं और वो अक्सर टीवी चैनलों पर दिखते हैं। हाल ही में वो एनडीटीवी के कार्यक्रम मुकाबला में शामिल हुए। राकेश टिकैत ने इस दौरान केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो किसानों की हकीकत बिल्कुल नहीं जानती। नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि वो केवल अपने उद्योगपति मित्रों की मदद करना चाहते हैं। राकेश टिकैत ने उस वक्त की याद दिलाई जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और एमएसपी पर केंद्र को सलाह देते थे। वो बोले, जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे उस दौरान 2011 में उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। अगर ये वहां से सुझाव दे सकते हैं, मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उन्हें वो सुझाव दे सकते हैं। आज इनके हाथ में
आज इनके हाथ में पावर है, अपने सुझाव को ही आज मान क्यों नहीं लेते। जब राकेश टिकैत से ये सवाल पूछा गया कि देश का विपक्ष मजबूत है तो उनका जवाब था नहीं। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष मजबूत होता तो हम सड़कों पर नहीं होते। वो बोले ये काम तो विपक्ष के होते हैं, बीजेपी वाले विपक्ष में थे तो हमारे साथ थे, इन सभी मुद्दों पर हमने साथ ही लड़ाई लड़ी, कांग्रेस हटवा दी और ये सत्ता में आ गए, हम किसानों का काम लड़ना ही रह गया। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को संगठित तरीके से चलाने वाले संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। इस दिन को अजीत सिंह और स्वामी सहजानंद सरस्वती की याद में मनाने का फैसला किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस दिन किसान अपने आत्मसम्मान का इजहार करते हुए अपनी क्षेत्रीय पगड़ी पहनेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा लद्दाख में जारी डिसएंगेजमेंट के बीच चीन की एफडीआई को दी जा रही मंजूरी। जी हां दोस्तों, केंद्र पर हमला करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने सोमवार को दावा किया कि केंद्र सरकार ने पूर्वी लद्दाख में चल रही विघटन प्रक्रिया के बावजूद चीन की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजनाओं को मंजूरी देना शुरू कर दिया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।